आपको बताएं कि जिना अस्पताल में गुज़िश्ता कई बरस से 4000 पोस्टें तैनाती की मुंतज़िर हैं। सबसे ज़्यादा 800 नर्सेस की पोस्टें खाली हैं, जबकि 92 मेडिकल ऑफिसर, 21 जूनियर टेक्नीशियन की सीटें तैनाती की मुंतज़िर, 23 प्रोफेसर, 28 एसोसिएट प्रोफेसर, 28 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें खाली हैं। 9 नर्सिंग इंस्ट्रक्टर की पोस्टें तैनाती की मुंतज़िर, 50 से ज़ायद खाकरोब की पोस्टें खाली हैं। अफसरान और अमले की कमी की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल बोले, नई भर्तियों का इश्तिहार देते हैं तो कुछ अफराद अदालत चले जाते हैं। अदालत से गुजारिश है कि अस्पतालों के मामलात जल्दी निपटाएं ताकि मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस पर तफसीलात जान लेते हैं। इब्राहिम रिंद से हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, बताइएगा हमें। जी देखिए, बिल्कुल ये कराची का सबसे बड़ा अस्पताल है जिना अस्पताल, जिसमें तकरीबन गुज़श्ता कई बरस के दौरान 4000 से ज़ायद जो पोस्टें खाली हैं, जिसकी वजह से मुल्क भर से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर आने वाले मरीजों की शदीद मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। अगर पोस्टों की बात की जाए तो 800 से ज़ायद जो है वो नर्सों की पोस्टें खाली हैं, जो कि सबसे ज़्यादा काम करती हैं और सबसे ज़्यादा जो वार्डों में खिदमात सर अंजाम देती है। जबकि इसके अलावा जो है 23 प्रोफेसर की पोस्टें खाली हैं। इसी तरह 28 एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्टें खाली हैं, 28 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इसमें 92 मेडिकल ऑफिसर हैं, 21 जूनियर टेक्नीशियन हैं, 50 से ज़ायद खाकरोब हैं। जबकि ये जो तादाद है ये कुछ अर्से पहले की, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल का कहना है कि इसमें भी मजीद इजाफा करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो पोस्टें हैं इनके हर आए साल के साथ जो है बीमारियों में इजाफा हो रहा है, तो मरीजों की तादाद में भी इजाफा होता है। तो हर दफा जो है इश्तिहार दिया जाता है, लेकिन कुछ अफराद की जानिब से अदालत चले जाते हैं तो स्टे मिल जाता है, तो इस वजह से भर्तियां नहीं कर सकते। तो अब भर्तियां ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। जहां पर अस्पताल की इंतजामिया को मुश्किलात का सामना है, वहीं पर जो दाखिल मरीज हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। तो इस हवाले से जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है या दीगर जो मरीजों की एसोसिएशन बनाई गई है पैरामेडिक्स की, उन्होंने भी इस पर तशवीश का इजहार किया और फौरी तौर पर जो है अदालत से भी अपील की गई है कि इस तरह के जो अस्पतालों के केसेस है उनको फौरी तौर पे जल्द सुना जाए, इनके फैसले जल्द किए जाए, ताकि वहाँ पे भर्तियों का अमल शुरू हो सके और वहाँ पे आने वाले मरीजों की मुश्किलात भी कम हो सकें। जी, मरीजों की मुश्किलात भी कम हो सके। बहुत शुक्रिया इब्राहिम रिंद आपका। अहम खबर के साथ ही आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़र सदारत वज़ीर आला हाउस में इजलास। वज़ीर आला और गवर्नर के अलावा वफाकी वज़रा भी इजलास में शरीक थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से, जो इस वक्त वज़ीर आला हाउस के बाहर मौजूद हैं। आजिज़, बताएगा। जी हाँ, देखें यहाँ पर वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुँचे, उनके हमरा वफाकी वज़रा भी थे और गवर्नर सिंध भी थे। यहाँ पर वज़ीर आला हाउस में IG सिंध मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे, दीगर इदारों के जो सरबराहान थे वो भी मौजूद थे। एक इजलास हुआ है सुबह सिंध के उमूर पर, जिसमें ख़ास तौर पे ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि माजी में वफाकी हुकूमत ने कुछ वादे किए थे, उन पर अमल नहीं हुआ है। ख़ास तौर पे सैलाब मुतासरीन के हवाले से बात हुई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर आला से ने याद दिलाया कि सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी हुकूमत ने घरों की तामीर के लिए फ़ंड देने का ऐलान किया था, उस पर अमल नहीं हुआ है। K4 मंसूबे पर बात हुई है वज़ीर आला सिंध की जानिब से, उसमें भी वज़ीर आज़म को याद दिलाया गया कि जो फंडिंग का वादा हुआ था उस पर अमल नहीं हुआ है, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध को यकीन दिलाया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो भी वादे किए गए थे उन पर अमल किया जाएगा। इस इजलास में वफाकी वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी थे, अता तारड़ थे, वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब थे, वफाकी वज़ीर राना तनवीर थे और दीगर वफाकी अफसरान भी इस इजलास में मौजूद थे। इजलास के बाद वज़ीर आला सिंध से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात हुई है, उसमें भी सिंध की सूरत हाल पर काफ़ी उमूर पर बात हुई है। यहाँ से इस वक्त वज़ीर आज़म अपने वज़रा के हमरा वज़ीर आला हाउस से जा चुके हैं और जब यहाँ पर पहुँचे थे तो वज़ीर आला सिंध और दीगर आला अफसरान ने उनका यहाँ पर इस्तकबाल किया था। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया गया था। बहुत शुक्रिया आजिज़।
आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ है। वज़ीर आला और गवर्नर के अलावा वफाकी वज़रा भी इजलास में शरीक थे। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बल्दिया उज़्मा कराची के रिटायर्ड मुलाजमीन के 2017 से रुके वाजिबात का हजम 12 अरब रुपए तक जा पहुंचा, जबकि 23,000 पेंशनर 3 सालों से इजाफे शुदा पेंशन से महरूम हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। 2017 से रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात ताहाल अदा न किए जा सके। KMC के 23,000 पेंशनर्स भी ताहाल 3 साल की इजाफी पेंशन से महरूम। पेंशनर्स इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गए। सदर सजन यूनियन सैयद जुल्फिकार शाह ने कहा कि अक्टूबर 2023 से रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात की अदायगी का फैसला न हो सका। OZT में इजाफा न होने से रवां बरस भी पेंशनर्स को इजाफा मिलना मुश्किल है। 23,000 से ज़ायद हमारे जो पेंशनर हैं, एक तो उनको इजाफा नहीं मिल रहा 2019-20 का, और अभी इस दफ़ा भी जो पेंशन में इजाफा वो ये नहीं हुआ। इसके साथ सबसे बड़ा जुल्म यह है कि मार्च 2017 से लेकर अब तक जो रिटायर और वफात पा चुके हैं मुलाजमीन, वो 9,200 से ज़ायद हैं, उनके 12 अरब रुपए के वाजिबात हैं जो अदा नहीं किए गए। पीपल्स यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के सदर जावेद बलूच कहते हैं मेयर कराची ने इख्तियार न होने के बावजूद अक्टूबर 2023 से पेंशन के केसेस लेना बंद कर दिए, जबकि टाउन हुकूमतों में इस हवाले से न कोई निज़ाम है न फंड्स। रिटायर्ड मुलाजमीन दर बदर हो गए। मेयर साहब के पास भी गए, मेयर साहब ने हमें 2-3 मरतबा हमसे प्रॉमिस भी किया था कि CM साहब ने बेल आउट पैकेज का भी ऐलान किया है। इंशाल्लाह बेल आउट पैकेज के तवस्सुत से हम सारे जो है ना ये ड्यूज़ ख़त्म करेंगे। अब तो इन लोगों ने किए नया सिस्टम लाया, वो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि वाजिबात जितने भी हैं टाउन देंगे। हम टाउन चेयरमैन से मिलते हैं, टाउन चेयरमैन कहता है कि हमें इख्तियार नहीं है। सिंध हुकूमत की जानिब से रिटायर्ड मुलाजमीन को मरहलावार अदायगियों के तहत बेल आउट पैकेज भी देने का ऐलान हुआ था, जो कई माह बाद भी इल्तवा का शिकार है, जिससे रिटायर्ड मुलाजमीन की मुश्किलात हद दर्जा बढ़ चुकी हैं। कैमरामैन अजलान छिपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। खबर शामिल करेंगे। चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। डिप्टी कमिश्नर्स की अदम शिरकत पर कमेटी बरहम। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का गैर हाजिर डिप्टी कमिश्नर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध को गैर हाजिर डिप्टी कमिश्नर्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई हैं। बात करेंगे आज़ाद नूरियो, हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताएगा। जी बिल्कुल, सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास इस वक्त चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो की ज़ेर सदारत जारी है। इसमें कमेटी के मेंबरान कासिम सिराज सुमरो, मखदूम फखरजमा, साजिया जावेद, जबकि कमेटी के जो चेयरमैन है मोहम्मद खान रिंद समेत दीगर अफसरान शरीक हैं। इजलास में खासतौर पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो माली अखराज 2016 और 2017 का जायजा लिया जा रहा है। इस इजलास में कराची के जिला कोरंजी, खानगढ़, शहीद बेनज़ीर पाक, भूत की लड़काना, सुजावल और दीगर जिला के डिप्टी कमिश्नर ने शिरकत नहीं की, जिस पर कमेटी के अरकान ने सख्त बरहमी का इज़हार किया और फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को एहकाम दिए। और सेक्रेटरी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उनको कहा कि फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिखकर तमाम जो डिप्टी कमिश्नर कमेटी के अहकाम पर अमल दरामद नहीं करें, इजलास में शरीक नहीं हो रहे, उन अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इजलास में इस वक्त मुख्तलिफ जिला के डिप्टी कमिश्नर जो है वो खासतौर पर या एडिशनल कमिश्नर की दिमागी तौर पर शरीक हुए हैं, जो उन्होंने 2016 और 2017 के जो माली अखराज हैं उसके हवाले से कोई तफसीली वर्किंग पेपर पेश नहीं किए, जिस पर जो कमेटी ने सख्त बरहमी का इज़हार किया। और निसार अहमद खोड़ो ने कहा जब आप लोगों ने ये आवाम का पैसा खर्च किया है तो ये खर्च कहाँ किया गया, किस मद में किया गया, उसका रिकॉर्ड कहाँ है। तो कई अफसरान ने कहा उनका रिकॉर्ड जो ऑडिट के लिए भेजा है, लेकिन ऑडिट रिकॉर्ड वापस नहीं भेजा है। उस मौके पर ऑडिट अफसरान का कहना था कि उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड न पहुंचा है, न ऑडिट के लिए कुछ लिखा है, जिस पर जो है निसार अहमद खोड़ो ने भी सख्त बरहमी का इज़हार किया और कहा हर 10 दिन के बाद जो बुलाए जाएंगे, जिसमें तफसीली तौर पर महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो डिप्टी कमिश्नर को पाबंद बनाएं, डिप्टी कमिश्नर इजलास में शिरकत करें और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खासतौर पर पाबंद होंगे कि रिकॉर्ड जो माली अखराज कमेटी के सामने पेश करें, वरना कमेटी जो है सजा और जजा के अमल को लागू करेगी, उसमें जो सख्त ताबीज़ी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इस वक्त इजलास जारी, जिसमें मज़ीद जो जिला है उनके माली अखराज का रिकॉर्ड का जो है वो जायजा लिया जा रहा है। जी, सजा और जजा के अमल को लागू किया जाए। बहुत शुक्रिया आज़ाद। नेशनल एथलीट और फाउंडेशन पब्लिक स्कूल A लेवल की तालिबा
سفنیاز خان کا کہنا ہے کہ ارشد ندیم نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. انہوں نے میڈل جیت کر دیگر ایتھلیٹ کے لیے راستہ کھول دیا ہے. مزید تفصیلات بتائیں گے محمد حماد. آج پیرس اولمپک 2024 میں ارشد ندیم نے جو ہے نہ صرف ورلڈ ریکارڈ بنایا بلکہ گولڈ میڈل جیت کے پاکستان کا نام روشن کر دیا. میں اس وقت موجود ہوں فاؤنڈیشن پبلک اسکول اے لیول میں, اور یہاں پر جو ہے 1 سال قبل ارشد ندیم یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کی تھی. فاؤنڈیشن پبلک اسکول یہ وہ اسکول ہے جہاں سے کئی بچے جو ہے کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے جو ہے آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر نیشنل ایتھلیٹ بھی موجود ہیں, سفیناز خان, جنہوں نے کئی میڈل جیتے ہیں اور نیشنل جو ہے ایتھلیٹ بھی, ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. سفیناز, آپ مجھے بتائیے گا, یقیناً ایک ایتھلیٹ کے لیے ایک بہت بڑی خوشی ہوتی ہے جب جو ہے کوئی دوسرا ایتھلیٹ جو ہے گولڈ میڈل جیتے, وہ بھی پیرس اولمپکس میں. اولمپکس کا میڈل لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہمارے یقیناً کھلاڑی تو وہاں کم ایتھلیٹ گئے, 7 گئے, جن میں سے ایک ارشد ندیم بھی تھے, لیکن انہوں نے وہاں جا کے پاکستان کا جھنڈا جو اونچا کر دیا. تو آپ کتنی خوشی ہے آپ کو, اور آپ کیا اور لوگوں کو میسج دینا چاہیں گے اور ایتھلیٹ کو؟ بالکل, مجھے بہت خوشی ہے ارشد ندیم کے لیے کہ وہ میرے اسپورٹ کے ایک پلیئر ہیں جنہوں نے پاکستان کو اولمپکس میں ریپرزینٹ کیا, اور انہوں نے نہ صرف اپنے لیے میڈل جیتا, پاکستان کے لیے میڈل جیتا, بلکہ دوسرے ایتھلیٹس کے لیے ایک راستہ کھول دیا اور میڈیا کو یہ بات کا ریئلائز کروایا کہ پاکستان میں صرف کرکٹ ایگزسٹ نہیں کرتا, دوسرے اسپورٹس بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. تو آنے والے وقتوں میں انہوں نے دوسرے ایتھلیٹس کے لیے ایک بہت راستہ کھول دیا ہے کہ وہ اسپورٹ کے اندر آئیں, پرفارم کریں اور ان کی طرح میڈل جیتیں. اور بھی طلبہ موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. آپ کیا کہیں گی؟ ارشد ندیم تو یقیناً انہوں نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے, پوری پاکستان کو جو ہے ان پر فخر ہے ان کے اس کارنامے میں. تو کیا میسج دینا چاہیں گی اور ایتھلیٹ کو کہ وہ بھی جو ہے آگے بڑھ چڑھ کے اس طرح پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتے؟ میں بہت خوش ہوں ارشد ندیم کی کامیابیوں پہ, اور مجھے بہت فخر ہے ان پہ. اور یہ ایک میسج ہے سارے ایتھلیٹس کے لیے کہ وہ اپنے سپنے دیکھیں, بڑے بڑے سپنے دیکھیں, اور یہ ایک میسج ہے کہ آپ اگر سپنے دیکھ رہے ہیں تو آپ اچیو بھی کر سکتے ہیں. سارے ایتھلیٹس کے لیے ایک راستہ کھل گیا ہے اور وہ بالکل آگے بڑھیں اور اپنے بالکل بھی ہار نہ مانیں. اگر وہ کچھ چاہتے ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں, اور یہی میسج ہے ان کے لیے اور ایک انسپریشن ہے. آئی ہوپ کہ اور زیادہ ارشد ندیم جیسے لوگ آئیں گے پاکستان سے اور نام بلند کریں گے ہمارا. تو پوری قوم کو ان پر فخر ہے, اور فاؤنڈیشن پبلک اسکول کو تو واقعی میں فخر ہے ان کو, کیونکہ انہوں نے پہلے بھی جو ہے ان کو کافی سپورٹ کیا ہے. اگر وہ یہاں پر آتے ہیں تو ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا جائے گا. دوسری جانب اولمپکس میں جیویلین تھرو ایونٹ کے فاتح گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو کراچی کے طالبات نے خراج تحسین پیش کیا ہے. طالبات کا کہنا ہے کہ ارشد ندیم نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے. تو کل رات کو ہم لوگوں نے میچ دیکھا اولمپکس کا, جیبلنگ کے اندر پاکستان نے گولڈ میڈل حاصل کیا. ارشد ندیم ہی از اے ویری 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 گڈ ایتھلیٹ. سو پاکستان نے 32 ایئرس بعد اپنا فرسٹ گولڈ میڈل جیتا ہے, تو اٹس اے پراؤڈ مومنٹ فار اس. اس سے زیادہ خوشی کی بات ہو نہیں سکتی. آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ ارشد ندیم. الحمدللہ اتنا اچھا ایک مومنٹ ہے. اگست کا مہینہ بھی چل رہا ہے, انڈیپینڈنس منتھ ہے ہمارا, اور ارشد ندیم ہمارے لیے اتنی بڑی اچیومنٹ لے کر آئے. 40 ایئرس کے بعد گولڈ میڈل آیا ہے ماشاء اللہ سے پاکستان. وی آر سو پراؤڈ آف ہیم, اور ہمیں ان کو بہت اچھا لگ رہا ہے. ہمارے لیے بہت اچھا مومنٹ ہے یہ. بہت ایکسائٹیڈ ہے, بہت خوشی ہوئی. آخر پاکستان نے اتنے ٹائم بعد 32 ایئرس بعد گولڈ میڈل جیتا ہے اولمپکس میں. بہت خوشی تھی. ہم تو رات پوری جاگ کے اسی کا بھی انتظار کر رہے تھے کب میں کرے گا, اور بہت پراؤڈ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے. یہ ہے کہ آنے والے وقت میں بھی ہم لوگ انشاءاللہ جیتے اور آگے اس چیز کا سبب بنے. ایکسپو سینٹر میں فوڈ ایکٹیو نمائش میں پھلوں کے بادشاہ کی دھوم. آم کی مختلف اقسام سمیت دیگر پھل اور انواع اقسام کی سبزیاں نمائش میں پیش کی گئیں. تفصیلات بتائیں گے اس حوالے سے وسیم افتخار. آج بالکل ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے تحت ایکسپو سینٹر کراچی میں 3 روزہ فوڈ ایگری نمائش جو ہے وہ سج چکی ہے, اور اس نمائش کی خاص بات یہ ہے کہ اس نمائش میں جو ہے وہ میڈ ان پاکستان کا جو سلوگن ہے اس کو فروغ دیا گیا ہے. اس وقت میں ہال نمبر 1 میں موجود ہوں, اور اس ہال نمبر 1 کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر بالخصوص جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں جو فروٹس ہیں یا پھر سبزیاں ہیں اور مختلف جو ایگریکلچر سیکٹرز میں جو مصنوعات آتی ہیں اس کو یہاں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. بالخصوص اگر ہم بات کریں چونکہ آموں کا سیزن ہے تو اس ایگزیبیشن میں مختلف آموں کی ورائٹیز جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں. یہ میرے ہاتھ میں آم ہے لال بادشاہ, جو کہ اپنی مثال اور اپنی رنگت اور اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے. اسی طریقے سے دیگر آم جس میں سندری موجود ہے, وائٹ چوسا موجود ہے, کالا چوسا موجود ہے, فجری آم موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آموں کی مختلف ورائٹیز جو ہے جو کہ ایکسپورٹرز ہیں انہوں نے یہاں پہ پیش کی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
इतना बड़ा सिंदड़ी आम, यानी कि इसको देखते के साथ ही मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एग्जीबिशन के लिए, नुमाइश के लिए पेश किया गया है। और इसी तरीके से हम बात करें मुख्तलिफ जो फलों में, बिल्कुल सेब की बात करें तो पाकिस्तान में सेब की बड़ी वैरायटी जो है वो पाई जाती है, काश्त की जाती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक्सपोर्टर शाहजेब। शाहजेब, ये बताएं कि एग्जीबिशन तो इसमें आप मौजूद हैं, आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फ्रूट है उसको कितना पसंद किया जा रहा है जो गैर मुल्की मंदूबीन है उसकी जानिब से, और क्या फीडबैक देख रहे हैं आप? नहीं, हम लोग ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट, फॉर ईस्ट। अब जो है ये वियतनाम से लोग आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, तो काफ़ी रिक्वायरमेंट आ रही है। पहले इतनी रिक्वायरमेंट नहीं आती थी, लेकिन अब काफ़ी रिक्वायरमेंट आ रही है। माशाल्लाह से मैंगो को भी पसंद किया जा रहा है और अनियन भी है, पोटैटो भी है, काफ़ी आइटम है। तो हम जो है ये एग्जीबिशन का बहुत हमें आगे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आप वियतनाम एक्सपोर्ट करते हैं और उसके साथ साथ कौन कौन से ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट का आपका जो वॉल्यूम है वो कितना है, और इस एग्जीबिशन के बाद वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? हम लोग ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे आइटम वाइज करते हैं। जैसे अभी हमारा अनियन का सीज़न है तो मलेशिया भी एक्सपोर्ट करते हैं, श्रीलंका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुबई है और कतर है, काफ़ी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमारी इतनी एक्सपोर्ट नहीं थी, लेकिन एग्जीबिशन की वजह से हमारी एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ गई है पहले से ज़्यादा। जी, तो अभी क्या इरादा है वियतनाम और जी, अब जो है जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रही है नई कंट्रीज़ की, तो हम अब उसकी रिक्वायरमेंट जो है पूरी करेंगे अभी इस एग्जीबिशन के बाद। कौन कौन सी ममालिक से रिक्वायरमेंट आई है, आपके ऑर्डर्स आए? जी, चाइना से आ रही है, यूरोप कंट्री से आ रही है, डिफरेंट कंट्री से आइटम वाइज आ रही है, क्योंकि हमारा अनियन और पोटैटो और मैंगो, ऑरेंज काफ़ी पसंद किया जा रहा है आगे कंट्रीज़ में। आज को ये थे एक्सपोर्टर शाहजेब, जिनका बताना है कि मुख्तलिफ ममालिक में तो ये एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन अब वियतनाम हो गया, चाइना हो गया, वहाँ से भी जो है वो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आए हैं। और सिर्फ फ्रूट ही नहीं बल्कि सब्जियों समेत मुख्तलिफ जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे इन ममालिक में एक्सपोर्ट भी किया रही है, जबकि पाकिस्तान जो है वो यूरोप में भी फ्रूट्स को जो है वो एक्सपोर्ट वहाँ पर बढ़ाएगा। तो ये कहा जा रहा है मुंतज़मीन की जानिब से और जो एग्जीबिटर्स हैं उनकी जानिब से, ये नुमाइश जो है वो जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट्स हैं, बिलखुसूस फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उनकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं 2023 के मुकाबले में जून 2024 में एग्रो और फूड की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक माली साल 2023-24 में एग्रो और फूड की बरामदात 37% इजाफे से $8 अरब की नई बुलंद सतह पर पहुंच गई। सिर्फ चावल की बरामदात में 78% इजाफे से $3 अरब 88 करोड़ का इजाफा हुआ। ऑयल, सीड, मकई, ताज़ा और फ्रोजन गोश्त की बरामदात में भी इजाफा हुआ है। मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं नुमाइंदे अशरफ खान से, बताइएगा हमें। जी, देखा जाए टीडैप ने जो एक्सपोर्ट का डाटा दिया, बुनियादी वजह देखा जाए जो कराची एक्सपोर्ट सेंटर सजा हुआ है उसमें एग्रो फूड की जो बरामदात है उसकी वजह से ये 305 स्टॉल सजाए गए हैं। और जो रिपोर्ट आई कि माली साल 2023-24 में एग्रो फूड की बरामदात जो है 37% इजाफे से $8 अरब 2 करोड़ 80 लाख पर पहुंच गई है, जो कि गुज़िश्ता माली साल में देखा जाए $5 अरब 85 करोड़ थी। बड़ा इजाफा हुआ है इसमें। चावल की बरामदात माली साल 2023-24 78% इजाफे से $3 अरब 88 करोड़ रही है। और जो मकई की बरामदात 121% इजाफे से $42 करोड़ 10 लाख रही है। ऑयल सीड की बरामदात 171% इजाफे से $41 करोड़ रही है। गोश्त की बरामदात 1% इजाफे से $36 करोड़ रही है। और इसके साथ साथ जो रिपोर्ट आई उसमें खजूर, इंजीर, आम, अमरूद की बरामदात 8.5% इजाफे से $4 करोड़ 37 लाख रही है। और यहाँ यही वजह, बुनियादी वजह बनी है कि जो कराची एक्सपो सेंटर सजा है 305 स्टॉल सजाए गए। एग्रीकल्चर की जो एग्रो फूड की जो मसनूआत है वो सजाई गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गैर मुल्की मंदबीन आए 650 के करीब वो पाकिस्तान के जो मसनूआत हैं उनका ऑर्डर दें और पाकिस्तान कीमती दर मुबादला कमा सके। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। लियाकताबाद टाउन गैर कानूनी तैनाती का मरकज बन गया है। मजदूर तंजीम को एतराज़। नायब सदर फंक्शनल लीग का कहना था कि 5 ग्रेड का लांढी टाउन का मुलाजिम अनवर जमाल ग्रेड 17 का डायरेक्टर टैक्स तैनात है। नजम रिजवी ने असल अफसरान और मुलाजमीन से ज्यादती और सरकारी फंड की लूटमार की वजह करार देते हुए कहा है कि ऐसे अफसरान और मुलाजमीन को वापस भेजने का मुतालबा किया। और इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद से, बताइएगा रिजवान हमें।
बल्दियाती अहकामात भी मौजूद हैं और वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी ये हुक्म दिया गया था कि बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन अपने पेरेंट कौंसिल से रुजू करें, लेकिन बदकिस्मती से कई टाउन हुकूमतों में ऐसा नहीं हो सका, जिसमें लियाकताबाद टाउन भी सर फहरिस्त है। उल्टा मज़ीद जो अफसरान हैं जो कि दीगर कौंसिलों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको यहाँ पर अहम ओहदों से नवाजा जा रहा है, जिसके नतीजे में न सिर्फ ये कि आवाम के मसाइल हल करने में भी दुश्वारी का सामना है, बल्कि इंतज़ामी बिगाड़ भी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और हकदार अफसरान जो हैं वो बदस्तूर ओहदों से महरूम हैं। इसी हवाले से फंक्शनल लीग लेबर विंग जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात रखती है और बारहा जो है इस चीज़ का मुतालबा कर चुकी है। एक मरतबा फिर एहतजाज जो है वो जाने पर उनकी जानिब से अंदिया दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं नजम रिजवी जो कि सीनियर नायब सदर हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं क्या चल रहा है लियाकताबाद में। देखिए रिजवान साहब, एक शख्स जिसका नाम है अनवर जमाल लांडी टाउन के अंदर 6 ग्रेड के ऊपर थे। 6 ग्रेड से वो घड़ी खैरों गए। घड़ी खैरों से वो जब रिटर्न होते हैं तो वो लांडी टाउन के बजाय वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर लियाकताबाद टाउन के अंदर सैलरी अपनी एडजस्ट करवाते हैं 17 ग्रेड पे। ठीक है, वो 17 ग्रेड पे बैठ जाते हैं, उनको फौरी तौर पे जो है वो डायरेक्टर टैक्सेस बना दिया जाता है। इस तरीके से होता रहेगा तो जो अफसरान लियाकताबाद टाउन में बैठे हुए वो ये तो एक मिसाल दी आपने, और कौन से अफसरान इस किस्म की पोस्टों पर बैठे? इसी तरीके से एक कौंसल से दूसरी कौंसल में गुलबर्ग टाउन से निकल के डायरेक्टर बागात रेहान हमदानी साहब जो है वो लियाकताबाद में एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं। इसी तरीके से नासिर खान जो लांडी टाउन से आए थे वो भी आज जो है वो 16 ग्रेड लेके जो है वो एडजस्ट हुए हैं आपके लियाकताबाद टाउन के अंदर। हमारा मुतालबा है चेयरमैन साहब से कि चेयरमैन साहब इस चीज़ को देखें। बार बार उनको जो है वो इस चीज़ों से आगाह किया जा रहा है, मगर अब हमारा मुतालबा है कि इसको फौरी तौर पे जो है हाफिज नईम साहब जो है इसके ऊपर एक्शन लें और इस चीज़ को फौरी तौर पे अपने मामलात को जो है इनको सही करवाएं। जमात इस्लामी की आला क़यादत से मुतालबा किया गया है क्योंकि मायूसी मिल रही है, ये कहना है नजम रिजवी का। टाउन चेयरमैन जो है वो मुतालबात पर जो है वो नज़रसानी नहीं कर रहे हैं और ऐसे अफसरान को नहीं हटाया जा रहा जो कि निचले ग्रेड के हैं और बाला ग्रेडों पर बिठा दिए गए हैं, दीगर कौंसिलों से आए हुए हैं और उनकी वजह से करप्शन का बाजार गर्म है। इसकी वजह से जो बल्दियाती मुलाजमीन हैं लियाकताबाद टाउन के, उनके मसाइल भी हल नहीं हो पा रहे हैं। जी आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में, यहाँ बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कराची को इस्तवार करने से मुतालिक गवर्नर के दावे सिर्फ मीडिया में खबरों की जीनत बन पाए हैं। गवर्नर सिंध सर्टिफाइड क्लाउड अप्लाइड AI इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट माली बहरान का शिकार है। कराची समेत सिंध भर से 33,000 तलबा के 6 महीने ज़ाया होने का अंदेशा। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह से 112 हाई क्वालिफाइड ट्रेनर तनख्वाहों से महरूम हैं। बात करेंगे, ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया से कराची शहर को इस्तेमाल करने से मुतल्लिक गवर्नर सिंध के दावे सिर्फ मीडिया की खबरों की जीनत ही बन पाए हैं। गवर्नर सिंध सर्टिफाइड क्लाउड अप्लाइड AI इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट माली बहरान का शिकार हो गया है। कराची समेत सिंध भर से 33,000 तालिब इल्मों का 6 महीने ज़ाया होने का खदशा है। ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता 6 माह से 112 हाई क्वालिफाइड ट्रेनर्स तनख्वाहों से महरूम हैं। गवर्नर सेक्रेटेरिएट एडवांस एजुकेशनल प्रोजेक्ट माली बहरान की वजह से बंद हो रहे हैं। मुल्क भर से आए हुए क्वालिफाइड ट्रेनर्स मुफ्त या बतौर रज़ाकार अपनी खिदमत चंद मजीद दिन जो है वो जारी रख सकते हैं। प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का टेंडर को मशवरा, जबकि गवर्नर हाउस में कायम 21 क्लासेस का मुश्तमिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट के लिए फंड मुख्तस ही नहीं किए गए। ज़राए ने यह भी बताया कि मुआवजे की अदम अदायगी, ट्रेनर्स में अदम दिलचस्पी, साथ साथ गैर हाजिरी का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है। गवर्नर हाउस में कायम जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट का हाल किसी भी सरकारी स्कूल जैसा जो है होता चला जा रहा है। जी, गैर हाजिरियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर। दूसरी जानिब आपको बताएं कि SSP सेंट्रल की ज़िला सेंट्रल में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने ASI ज़िशान शफी सदीकी को रिवॉर्ड देने का ऐलान किया है। और इस पर मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा अनुषा जाफरी से जानेंगे। अनुषा, अपडेट कीजिएगा इस पर हमें। SSP सेंट्रल की जिला सेंट्रल में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ जो बेहतरीन कारकर्दगी पर IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने SSP सेंट्रल को जो है वो ज़िशान शफीक को रिवॉर्ड देने का ऐलान किया है। SSP ज़िशान शफीक को बेसिक सैलरी और तारीखी खत जो है वो दिया जाएगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि जिला सेंट्रल के 3 SHOs को भी CC1 और बेसिक सैलरी का ऐलान किया है। SHO नवाज गोंडल, हुमायूं अहमद और आबिद शाह को भी CC1 और बेसिक सैलरी दी जाएगी।
जिला सेंट्रल के जो है वो टेक्निकल ब्रांच शिफ्ट में को भी अवार्ड दिया गया। हेड कांस्टेबल यासिर करीम, पुलिस कांस्टेबल हैदर अली और कासी यासिर भी जो वो लिस्ट में शामिल है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने एसएसपी ज़िशान शफीक सदीकी को रिवॉर्ड देने का ऐलान कर दिया है। बहुत शुक्रिया अनुषा। वज़ीर आला सिंध के अहकामात, शहर में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने का फैसला। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियाँ शुरू कर दी। बात करेंगे इस हवाले से, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब बताएगा क्या तैयारियाँ की जा रही हैं? और जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के अहकामात पर शहर से तजावुज़ात के खात्मे का जो है फैसला कर लिया है। किन किन मकामात पर शहर में रोजाना की बुनियादों पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार खान। सख्त हमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि कहीं भी इंक्रोचमेंट्स नहीं होने चाहिए। इसकी वजह से हमारे आपने देखे होंगे अभी एक्शन चल रहे थे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, सेंट्रल में, साउथ में, जो रेगुलरली चल रहे थे। अभी बरसात की वजह से हमने थोड़ा उनको रोका है क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही थी, बारिश हो रही थी, उसकी वजह से इंक्रोचमेंट्स में उठाने में और सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसकी वजह से वो चल तो रहे हैं। जहाँ बारिश नहीं हो रही वहाँ एक्शन चल रहा है। अभी हमने वेस्ट और किमाड़ी दोनों के अंदर एक्शन प्लान कर लिया है और वो हम पूरी टीम को लेके, जिसके अंदर हम वहाँ के रेवेन्यू के जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस जो हमारे एसएसपी साहब हैं उनकी मदद से, डीसी साहब की मदद से और हमारी केएमसी का जो अमला है उसके साथ हम लोग पूरा एक ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं जो हमारा स्टार्ट होगा किमाड़ी से। इसलिए हम जो जहां ऑपरेशन कर रहे हैं वहाँ हम ये कर रहे हैं कि कंटिन्यूस चल रहा है। ये नहीं है कि एक दिन करा और वो ख़त्म हो गया। हमारा अगर कहीं भी ऑपरेशन चल रहा है तो वो मिनिमम 10 दिन का चल रहा है क्लियरली, विद फैसिलिटेशन फ्रॉम डीसी ऑफिस एंड एसएसपी ऑफिस। तो हम लोग ये मेंटेन कर रहे हैं कि बार बार हम रेगुलरली करते रहें ताकि उनको कहीं ना कहीं एंड में जाके वो खुद ही वहाँ जाना बंद कर देंगे। तो ये हमने स्टार्ट किया, इस तरह प्लान से कर रहे हैं। और जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से शहर से तजावुज़ात का खात्मा जो है वो किया जाएगा। इस ज़मीन में जो है पुलिस की मदद भी हासिल की जाएगी। किसी भी शख्स को शहर में तजावुज़ात कायम करने नहीं देंगे। जो भी शख्स तजावुज़ात कायम करने में मुलव्विस हुआ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों को यकीनी बनाया जाएगा। जी, यौम आज़ादी के जश्न की मुनासबत से जिना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन में तालिबात का क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। 10 ओवर के मैच में 2 टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। तफसीलात के लिए सैयद ज़ुबैर राशिद से बात करेंगे, आगाह कीजिएगा। तो देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं जिना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन में और जश्न आज़ादी का मौका है और जश्न आज़ादी का ये महीना जो है वो पाकिस्तानी कौम जो है बड़े पुरवकार तरीके से मनाती है। जश्न आज़ादी का ये जो सीज़न है इसको एंजॉय करता है। जिना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन में तालिबात की जानिब से आज एक मैच मुनक्किद किया गया है जिसमें एक टीम शाहीन है जबकि दूसरी टीम जो है वो डॉल्फिन है। 2 टीमें जो है आज मद्दे मुकाबिल है और आज की जो मैच की थीम है वो मैच की थीम 14 अगस्त से मुतल्लिक जो है यहाँ पे रखी गई। मुझे बताइए, आज़ाद शहरी बन के पाकिस्तान में है, ये हमारा अल्लाह का शुक्र है कि हम आज़ाद शहरी हैं और हम इस आज़ाद शहरी के नाते जो है हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा जज्बा रखें अपने अंदर जो हम सब कौम को एक करे। और ये क्रिकेट है जो हम सबको इकट्ठा करती है, एक करती है और हमें हमारे अंदर एक जज्बा पैदा करती है कि हम जो है किसी के साथ जो है अपनी पैशन का जो है ना, हमारा जो पैशन है वो हम उसको एक्सप्रेस कर सकें। और हम शाहीन टीम से, ये डॉल्फिन टीम से, ये भी बहुत अच्छी टीम है, हम भी बहुत अच्छी टीम है। बाकी हम एक आज़ाद शहरी हैं और आज़ाद लोगों की तरह हम यहाँ उड़ सकते हैं, आराम से खेल सकते हैं। बस ये खेलना है। भाई मैच है, कितने रन का हदफ देना समझते हैं कि पहले बैटिंग करेंगी या बॉलिंग करेंगी? पहले अगर टॉस जीते तो बैटिंग करेंगे और 100+ इंशाल्लाह टारगेट देंगे। अरे बेहतरीन, 100 रन का मार्जिन देने का ऐलान किया है। भाई 100 रन के हवाले से बात की तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? 100 रन पूरे कर लेंगे फिर? हमारे बॉलर्स भी इनको 100 करने थे, बड़ी बात है। फिर हम भी इनको बोलते हैं 30 ऊपर करके दिखाएं। जबरदस्त। खैर, बहुत खुश है ये तालिबात जो है, इंतहाई खुश है और इनका ये कहना है कि जश्न आज़ादी का ये जो सीजन है, ये जो मौसम है, ये तालिबात जो है आज़ादी के साथ क्रिकेट खेल के जो है वो मना रही है। ताहम 2 टीमें जो है मद्दे मुकाबिल है। एक टीम जो है शाहीन है जबकि दूसरी टीम जो है डॉल्फिन है और यहाँ पर 10 ओवर का ये मैच जो है मुनक्किद किया गया है और दोनों जो टीमें हैं कामयाबी के लिए जो है पुरुम्मीद है। दूसरी तरफ आपको बताएं कि शहर कायद में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। परचम गली में कौमी परचम, झंडियों, बैजेस और जश्न आज़ादी की मुनासबत से कपड़ों के स्टॉल्स पर रश बढ़ गया है। तफसीलात बताएंगी अक्सा शेख।
जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी की आमद ही आमद है और शहरियों ने बड़ी तादाद के अंदर आज भी झंडा गली का रुख किया है, क्योंकि जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू हैं और ये एक ऐसा त्यौहार है जिसको हर कोई मनाता है, चाहे बच्चा हो बड़ा हो जैसा भी हो। आप मेरे अपने देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों के कपड़े हैं जो बहुत ही कलरफुल हैं, बहुत ही अच्छे हैं। जो हमारे जो झंडे का कलर है सब्ज़ और सफ़ेद, उसकी निस्बत से यहाँ पे ये बच्चों के छोटे छोटे से ड्रेसेस हैं प्यारे से। एक ही हमारे साथ भी मौजूद है जो ख़रीदारी करने के लिए आई हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या क्या ख़रीदारी कर ली है। देखिए, मेरा मैसेज बच्चों के लिए नहीं है, मेरा मैसेज पेरेंट्स के लिए और बड़ों के लिए, क्योंकि अगर ये शिकायत की जा रही है कि बच्चे बाजे बजा रहे हैं या बच्चे आउट जा रहे हैं, तो ये सारा कसूर तो तरबियत का होता है। बच्चे खुद से इस तरह नहीं करते। अगर बच्चों को बाजा प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो बजा रहे हैं। जब मार्केट में जो चीज़ नज़र आ रही है तो वो ख़रीदेंगे, वो ज़िद भी करते हैं। अगर हम ये चीज़ प्रोवाइड ही ना करें तो वो कहाँ से लेंगे। और सारा फॉल्ट मैं कहती हूँ सबसे पहले हमारी तरबियत का है। हम अपनी तरबियत को सुधारेंगे तो हमारी नई नस्ल सुधरेगी। बिल्कुल, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बा इसके। हर कोई 14 अगस्त करीब आती है तो सिर्फ एक ही आवाज़ होती है सबकी, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। जी।